दोस्तों नमस्कार। अभी तक लव जिहाद के किस्से आपने नॉर्थ इंडिया में बहुत सुने थे और अक्सर ये कहा जाता था कि भोली भाली लड़कियों को मुस्लिम लड़के बहला फुसला के अपनी आइडेंटिटी छुपा के नाम बदल के बहकाते थे और बाद में शादी के नाम पे झांसा देकर या तो उनका यौन उत्पीड़न किया जाता था या शादी करने के बाद तलाक दिया जाता था या उनको छोड़ दिया जाता था। इस तरह की घटनाएं अक्सर होती और सुनते हम आए हैं इस बात को लेकर। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा रिस्क अगर कोई लेता था, इस तरह का फ्रॉड अगर कोई करता था, तो उसके पीछे क्या इंसेंटिव था? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को अपने झांसे में फंसा के लव जिहाद के नाम पे अगर वो शादी की बात करता था या शादी करता था, तो ऐसे मुस्लिम लड़कों को पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों ने 2 लाख रुपए नगद, एक दुकान और एक मकान देने का वादा किया हुआ था। ये बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं और यही कारण था कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था और बहुत सारी राज्य सरकारों को इंटरफेथ मैरिज के नाम पे जिस तरह से धोखाधड़ी की जाती थी, उसको रोकने के लिए कानून लाना पड़ा। ये तो थी अभी तक जो स्थिति हमारे देश के बहुत सारे पिछड़े राज्यों में थी। लेकिन आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न आ रहा है। भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई राज्य है वो है केरल। और अब केरल में केरल मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से या अपने बिरादरी को छोड़ के मुस्लिम लड़कों को छोड़ के दूसरे धर्मों में शादी कर रही। इसको लेके मुस्लिम मौलाना बहुत ज्यादा विचलित है। उनका ये कहना है कि ये इंटरफेथ मैरिज के नाम पे ये एक धोखाधड़ी है। हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ शादी करनी चाहिए और मुस्लिम लड़कियों को सिर्फ मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करनी चाहिए। मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के अगर लड़कों के साथ शादी करती हैं तो ये उचित नहीं है। दोस्तों किस तरह से स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, ये हमें यहां देखने को मिल रहा है। आज चुनौती किस बात की है? चुनौती इस बात की है कि अगर आप केरल में देखें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार है। और इन इस्लामिक जिहादियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सेक्युलर का एक घिनौना रूप है कि आप हिंदू लड़कों की शादी मुस्लिम लड़कियों के साथ होने दे रहे हैं। ये गलत है। ये सेक्युलरिज्म का एक ढोंग है। ये सेक्युलरिज्म अपने आप में गलत है। कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को गुमराह करके, मिसलीड करके अगर उनके साथ वो शादी कर लेते हैं, तब तो ये कानूनी रूप से भी सही है, तब ये सेक्युलर भी है, तब ये सब कुछ ठीक है, सब की ह्यूमन राइट्स हैं, राइट्स ऑफ एक्सप्रेशन है, सारी चीजें सही हो जाती। लेकिन जैसे ही ये पासा पलटता है और पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़कियां अपने धर्म के दकियानूसी कानूनों को और मौलवियों की मिसलीडिंग बातों को छोड़ के अगर वो अपना जीवन साथी दूसरे धर्मों में तलाशती हैं और वहां शादी करती हैं, इससे मौलानाओं को बहुत ऐतराज होने लगा और इसको उन्होंने एक सेक्युलरिज्म का ट्रैप बताया है, या उन्होंने ये कहा ये सब सेक्युलरिज्म के कारण हो रहा है। अब इसमें दोस्तों दो बातें सामने आती। एक तो ये कि क्या सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ हिंदुइज्म या एंटी हिंदू अप्रोच है? क्या मुस्लिम्स के लिए सेक्युलरिज्म की कोई मतलब नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर भारत का संविधान क्या मुस्लिम लोगों को यह बाध्य नहीं करता कि वो सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करें? अगर ऐसा है तो फिर जो संविधान की शपथ लेते हैं मुस्लिम लीडर्स कि हम भारत के संविधान की शपथ लेके सत्ता पे आते हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या वो देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं? क्योंकि उनके धर्मगुरु और उनके जो धार्मिक नेता हैं वो तो सेक्युलरिज्म को मानते ही नहीं। वो तो इनफैक्ट सेक्युलरिज्म को एक फ्रॉड बोलते हैं। तो कुल मिला के बात यह आती है कि इसका मतलब सेक्युलरिज्म सिर्फ मेजॉरिटी हिंदू के लिए रह गया है।
इस पे समाज को और देश को और न्यायालयों को बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। यही कारण है कि थोड़े समय पहले जो रिटायर्ड जस्टिस शाह ने एक बात कही थी अपने एक संबोधन में कि हिंदुस्तान में हर पंथ को, हर धर्म को सेक्युलरिज्म मानना होगा। आप संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते। तो आज ये बात बहुत क्लियर हो गई है दोस्तों कि केरल में जिस तरह से वहां के धार्मिक लोग सेक्युलरिज्म को एक फ्रॉड बता रहे हैं और मुस्लिम लड़कियों का किसी और धर्म के लड़कों के साथ शादी को सेक्युलरिज्म का एक फ्रॉड बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। और ये कौन लोग हैं, मैं इनके नाम आपके सामने रख देता हूं। केरल में एक संस्था है सुन्नी युवाजन संगम। ये यूथ विंग है एक समस्ता केरल जमायतुल्ला उलेमा, उनकी एक शाखा है और उसके नसर फैजी सेक्रेटरी हैं। ये उनका बयान है। तो इसका मतलब एक इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम संस्था के सेक्रेटरी का ये बयान है कि सेक्युलरिज्म एक फ्रॉड है। दूसरा जो उन्होंने ये कहा है कि ये भारतीयता नहीं है इंटरफेथ मैरिज। आपको अगर मुस्लिम लड़की है तो मुस्लिम लड़के के साथ शादी करनी चाहिए, हिंदू लड़की है तो हिंदू लड़के के साथ शादी करनी चाहिए। तो अब सवाल ये है कि क्या ये उलेमा ये कहेंगे कि जितने भी लव जिहाद हुए और जो आपने प्रलोभन दे के मुस्लिम लड़कों को भड़काया कि आप हिंदू लड़कियों को मिसलीड करें और शादी करें, तो क्या ये सब गैर इस्लामिक था? क्या ये लोग ऐसे लड़कों को सजाएं देंगे? क्या इस पे कार्रवाई करेंगे? और जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपए, एक दुकान, एक मकान का जो वादा किया था, क्या ये सारे एंटी इस्लामिक थे? क्या इनको ये अपनी बिरादरी से बाहर निकालेंगे? उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? ये खामोशी क्यों है? सवाल इस बात का है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने यहां तक भी आरोप लगाया है कि ये जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है केरल में, ये सब करवा रही है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी है केरल में, ये सब सीपीएम की जो वहां सत्ता है और जो उनका कैडर है, उनके जो लोग हैं, वो इस तरह की इंटरफेथ मैरिज को एनकरेज कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात बहुत सिंपल सी आ जाती है कि क्या लव जिहाद अब वास्तव में मुस्लिम नेताओं को दुखी करने लगा है? क्या अब मुस्लिम लड़कियां अगर अपनी आज़ादी से अपना जीवन साथी चुनती हैं तो क्या ये एंटी मुस्लिम है? सवाल अब इस बात का है कि हमारे जो मौलाना हैं वो अगर अपने आप को वक्त के हिसाब से नहीं ढालेंगे और नई जनरेशन के एस्पिरेशन का ध्यान नहीं रखेंगे और वो चाहें कि 21वीं शताब्दी में भी लोग 1400 साल पुराना कानून अपनाएं, ट्राइबल लॉज को अपना के घरों में बंद होके रहें और अपने जीवन एस्पिरेशन को आगे ना बढ़ाएं, तो क्या ये उचित है? और ऐसा कितने मुस्लिम देशों में होता है? जो मुस्लिम समाज यूरोप में रहता है, जो मुस्लिम समाज अमेरिका में रहता है, जो मुस्लिम समाज मलेशिया में रहता है या फिलीपींस में रहता है या इंडोनेशिया में रहता है, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि ये अभी भी 4वीं शताब्दी में या 6ठी शताब्दी में, ये अभी भी ट्राइबल माइंडसेट में है। लेकिन जिन समाज में मुस्लिम समाज आगे बढ़ गया है और दूसरी दुनिया के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, वहां पे क्या ये चीजें उचित हैं? आज सोचना इस बात का है कि आफ्टर ऑल सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है, कौन सेक्युलर है? और 2 सवाल बहुत सीधे, क्या मुस्लिम समाज सेक्युलरिज्म को मानता है या नहीं? आप अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए, क्योंकि समाज में ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है। क्योंकि अगर हम गलत फहमी में रहेंगे तो विवाद बढ़ेंगे। अगर मुस्लिम समाज ये कहता है कि हम सेक्युलरिज्म को नहीं मानते तो बात क्लियर हो जाएगी, अगर वो मानते हैं तो फिर ये विरोध क्यों? दोनों बातें क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, क्या कोर्ट सिर्फ सेक्युलरिज्म की जब बात आती है तो क्या जिम्मेवारी सिर्फ मेजॉरिटी की है? और अगर इस तरह की घटनाएं अगर केरल में हो रही हैं, मुस्लिम लड़कियां दूसरे फेथ के लोगों के साथ शादियां कर रही हैं, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए
सरकार ने क्या कानून बनाए? क्या इस तरह पे कोई मुस्लिम महिलाओं को एजुकेट करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है कि अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है, आपको कोई हैरेस करता है, थ्रेट करता है, तो वो अपनी कंप्लेंट कहाँ दाखिल करें? मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें मुस्लिम महिलाओं को, जो एजुकेटेड है, जो समाज में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको गाइड करने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। तभी शायद वो लोग अपनी जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग कर पाए। आपका क्या सुझाव है दोस्तों? किस तरह से इस इंटरफेथ मैरिजेस को लेके मौलाना परेशान हो रहे हैं, कैसे एड्रेस किया जाए? आप अपने कमेंट्स और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।